ने मुझसे बोनस शेयर में ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन 14 और 15 पूछा था और सॉरी मैं इस चीज़ को पहले रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आई थिंक मेरे से कमेंट मिस हो गई और कुछ टाइम से जो है जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रही हूँ रिकॉर्डिंग के लिए उसमें कुछ प्रॉब्लम भी आ रही थी। सो अभी मैं ये लेक्चर डाल रही हूँ तो लेट होने के लिए सॉरी। 14th इलस्ट्रेशन हम देख रहे हैं, ठीक है। इशू ऑफ बोनस शेयर से रिलेटेड है। यहाँ पे हमें बोला गया है कि एबीसी लिमिटेड की बेनिफिट दे रखी है मार्च 31 2012 की, जिसमें ये फॉलोइंग है। तो यहाँ पे ऑथोराइज कैपिटल है, ये फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हमारा जो है इंपॉर्टेंट स्टफ आता है जो हमें क्वेश्चन में करना है। बैलेंस शीट में आप ये डालोगे 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है 10 रुपीज ईच के, टोटल वैल्यू है 1,10,000। तो जो आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 11,000। इक्विटी शेयर आपके 10 ईच के हैं, 3 लाख उनकी अमाउंट है, तो नंबर ऑफ शेयर हो गए आपके 30,000। सरप्लस अकाउंट में हमारे पास 2 लाख रुपए का बैलेंस है। 6 अप्रैल 2012 को प्रेफरेंस शेयर आप रिडीम करने का सोच रहे हो, वो भी 4 रुपए के प्रीमियम के ऊपर। और कंपनी ने कुड नॉट येट, मतलब वो जो 1200 रुपए के जिनके पास प्रेफरेंस 1200 प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको अभी कंपनी ट्रेस नहीं कर पाई है। ओके, सो कंपनी जो रिडीम करने वाली है तो रिडम्पशन के लिए मान लीजिए उन्होंने उनको बोला हो, लेकिन 1200 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 1200 शेयर जिस पर्सन के पास है उसको वो ट्रेस नहीं कर पाई। सो बेसिकली उसके वो रिडीम नहीं कर पाएगी। सो 8 अप्रैल 2012 को बोनस इशू करने वाली है। वन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर फॉर 3 शेयर्स वो करने वाली है। हर 3 शेयर पे एक नया इक्विटी शेयर जो बोनस शेयर के रूप में। सो अभी हमें यहाँ पे जनरल एंट्रीज बनानी है, ठीक है। और बैलेंस शीट के अंदर आपको सारा का सारा दिखाना है। ओके, सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि हमें कितनी अमाउंट टोटल चाहिए रिडम्पशन के लिए। 1200 प्रेफरेंस शेयर्स जिनके पास हैं उसे कंपनी ट्रेस नहीं कर पाई। ओके, पर ये सिचुएशन तब आई होगी जब कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कांटेक्ट किया होगा और रिडम्पशन के लिए उनसे बात करने की कोशिश करी होगी। उससे पहले कंपनी ये डिसाइड कर चुकी थी कि उसे टोटल जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको रिडीम करना है, ठीक है। पहले ही कंपनी डिसाइड कर चुकी थी और कंपनी पहले ही जितनी भी अमाउंट की टोटल अमाउंट की रिक्वायरमेंट उसे इस रिडम्पशन के लिए उस चीज को जहां से भी अरेंज करना है सब जगह से अरेंज करेगी, ठीक है, टोटल अमाउंट को। लेकिन जब एक्चुअल रिडम्पशन की बारी आई तब कंपनी इन 1200 शेयर जिसके पास है उन शेयर होल्डर से कांटेक्ट नहीं कर पाई, उन्हें ट्रेस नहीं कर पाई और एक्चुअल रिडम्पशन के टाइम पे असर पड़ेगा इन 1200 प्रेफरेंस शेयर्स के होल्डर्स के ना ट्रेस होने का। सबसे पहले हमें सिर्फ ये करना है कि जितने टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हम रिडीम कर रहे हैं और जितनी टोटल अमाउंट हमें उसके लिए चाहिए वो प्रीमियम की हो या उसकी नॉमिनल जो फेस वैल्यू है उसको अरेंज करने की, उसे अरेंज करते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही सोर्स है जहां से हम ये चीज अरेंज कर सकते हैं, वो है सरप्लस अकाउंट। ओके, इसके अलावा फिलहाल हमारे पास कोई और सोर्स नहीं है। ना हमारे पास प्रीमियम के लिए कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में बैलेंस है, ना हमारे पास कोई और रिजर्व में बैलेंस है, सिर्फ सरप्लस का बैलेंस है। तो सबसे पहले हम सरप्लस अकाउंट से ही अपना बैलेंस जो है वो ट्रांसफर करेंगे। ओके, हम जब इन शेयर्स को रिडीम करने वाले हैं तो 10 रुपए का एक शेयर था और 4 रुपए आप के दे रहे हो, यानी आप टोटल 14 रुपए के अंदर इनको रिडीम करने वाले। तो टोटल हमें 14 रुपए के हिसाब से पैसा चाहिए। सबसे पहले प्रीमियम को अरेंज करते हैं। तो हम हमारे पास सिर्फ एक ही सोर्स है सरप्लस अकाउंट, तो सरप्लस अकाउंट डेबिट। और जब भी आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हो तो जो प्रीमियम आप पे करने वाले हो रिडम्पशन पे उसका पैसा आप एक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हो जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। आपको टोटल 4 रुपए चाहिए और जितने शेयर्स आप रिडीम करने वाले हो वो हैं 11,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देंगे 11,000 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44,000। अगर आपको क्वेश्चन में ये दे रखा होता कि कंपनी ने डिसाइड करा है इतने नंबर ऑफ शेयर्स को रिडीम करने का, 5,000 शेयर्स को रिडीम करने का, 10,000 को रिडीम करने का, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमें मालूम है अभी 5,000 रिडीम करने हैं तो 5,000 के हिसाब से प्रीमियम हम कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे और कुछ नहीं कह रखा तो इसका मतलब अंडरस्टूड कि कंपनी सारे के सारे शेयर्स को यहाँ पे रिडीम करने वाले हैं। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रही है, मतलब सभी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रही है। तो हम सबके लिए जितना पैसा की रिक्वायरमेंट है उसको सरप्लस अकाउंट से स्पेसिफिक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। जब आप एक्चुअल रिडम्पशन करने जाओगे तब ये 1200 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आपको नहीं मिले, ठीक है। तो वो तब देखेंगे, फिलहाल पैसा अरेंज करते हैं। प्रीमियम का पैसा हम अरेंज कर चुके हैं। अब हम डालते हैं जो हमें नॉमिनल फेस वैल्यू जो है इन शेयर्स की वो चाहिए। फेस वैल्यू इन शेयर्स की, पैसा तो सरप्लस अकाउंट से ही आएगा, हमारे पास सिर्फ सरप्लस अकाउंट अवेलेबल है। लेकिन जिस अकाउंट के अंदर ये पैसा जाता है उसे हम कहते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, जिसे मैं शॉर्ट में सीआरआर अकाउंट लिखती हूँ,
ठीक है? टोटल कितने अमाउंट की ज़रूरत है इन इन शेयर्स के लिए? 1,10,000 रुपए की। तो 1,10,000 रुपए हमने यहाँ पे ले लिए। ठीक है? सबसे हमने स्पेसिफिक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। जब हम ऐसा कर देते हैं तो उसके बाद हम जितने भी प्रेफ़रेंस ये जो पैसा हमने अरेंज करा है प्रीमियम का और इन की फेस वैल्यू का शेयर्स की, इसे हम एक और अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं दोनों का टोटल, जिसे हम बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। जब आप डिबेंचर्स को रिडीम करते हो तो हम डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट में पैसा डालते हैं, उतना पैसा डालते हैं जितना आप उनको रिडम्पशन पे करने वाले हो। उसी तरीके से जब आप शेयर्स को रिडीम करते हो तो आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट के शेयर होल्डर्स के अकाउंट में उतना पैसा डालते हो जितना आप उन्हें रिडम्पशन के टाइम पे करने वाले हो। तो हम ये दोनों अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे तो हमारी एंट्री बनेगी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट सेकंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब होता है वो शेयर जिनको आप रिडीम कर सकते हो। रिडीमेबल है जो जो कि इस केस में सभी सभी शेयर्स है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। अगर मैं इसे डिबेंचर वाली से कंपेयर करूं तो डिबेंचर की यही एंट्री बनती है आपकी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू जो है डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, ऐसे ही सेम आपकी शेयर्स की बनती है। सो कितना प्रीमियम का पैसा अरेंज करा है हमने? 44,000। फेस वैल्यू कितनी है उनकी? 1,10,000। टोटल कितना पैसा आपको रिडम्पशन पे करना है? 1,54,000। ये तो हमने सारा पैसा ले लिया। अभी हमने डिबेंचर शेयर होल्डर्स के अकाउंट में वो सारा पैसा डाल दिया, मतलब दिखा दिया। अकाउंट में, बैंक अकाउंट में पैसा नहीं डाला है, वैसे अपनी बुक्स के अंदर जो हमने उन्हें रिडम्पशन के टाइम पे करना है। ठीक है, अब बारी आई रिडम्पशन की। ये तो हमने देखा भी, हाँ, इतना पैसा हमें इन अकाउंट में हमने दिखाया भी, इतना पैसा हमें रिडम्पशन के टाइम पे करने की ज़रूरत पड़ेगी जब हम रिडम्पशन करेंगे। जब आप रिडम्पशन पे पैसा पे करने लगे तो 1200 शेयर जो थे प्रेफरेंस शेयर्स, वो ऐसे शेयर होल्डर्स के पास थे जिनको आप ट्रेस नहीं कर पाए। अब आप उनको ट्रेस नहीं कर पाए, आप उनसे बात नहीं कर पाए, तो बेसिकली आप उनके बैंक अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाए। ठीक है, आपको पता ही नहीं चला वो हैं कहाँ एक तरह से। तो जो हम पैसा ट्रांसफर करेंगे, जब पैसा ट्रांसफर करने की बारी आएगी अकाउंट में, जब उन्हें पे करने की बारी आएगी, तो हमारी जो एंट्री बनती है वो बनती है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। बेसिकली शेयर होल्डर्स के अकाउंट में आपने इतना पैसा दिखाया है कि आप उन्हें रिडम्पशन के टाइम पे देना है, उसे बस आप उन्हें पे कर दोगे तो पे करने की एंट्री हो जाएगी टू बैंक अकाउंट। ठीक है, डिबेंचर्स का जब हम करते हैं तो भी ये करते हैं डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब 1200 शेयर होल्डर्स को आप शेयर्स के होल्डर्स को आप ट्रेस नहीं कर पाए, तो उनके अकाउंट में पैसा आप नहीं ट्रांसफर कर पाए। टोटल हमारे पास जो थे वो थे 11,000। ठीक है, जिसमें से 1200 को आप ट्रेस नहीं कर पाए, तो ये आपके पास बच गए 9800। सिर्फ 9800 शेयर होल्डर्स को आप ट्रेस कर पाए, तो सिर्फ आप इन्हें ही पैसा ट्रांसफर कर पाए। और पैसा ट्रांसफर आप कर रहे हो 10 रुपए फेस वैल्यू प्लस 4 रुपए प्रीमियम। टोटल इतना पैसा आप इन्हें दे रहे हो। तो जो हम एक्चुअल पैसा पे करेंगे वो करेंगे सिर्फ 9800 को, क्योंकि बाकी 1200 को तो हम ट्रेस ही नहीं कर पाए। अभी हम उन्हें उनका पैसा नहीं लौटा पाए। अगर हम उन्हें उनका पैसा नहीं लौटा पाए, यानी ये अभी भी हमारी लायबिलिटी है, ये हमारा दायित्व है इनको पैसा लौटाना। और किस रेट पे पैसा लौटाना? 14 रुपए पर शेयर्स के हिसाब से, क्योंकि हम इतना ही इनको रिडम्पशन पे करने वाले थे, 10 प्लस 4। ठीक है, तो ये हमारी लायबिलिटी में जाएगा। अब इनका जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये आएगा आपका 1,37,200 और ये भी हो जाएगा 1,37,200। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका रिडम्पशन पे आपने पे कर दिया। अब सेकंड जो चीज आती है हमारी, हम यहाँ पे बोनस शेयर इशू कर रहे हैं। हर 3 के बदले में एक इक्विटी शेयर आप बोनस के रूप में इशू करते हो। जब भी आप बोनस शेयर इशू करते हो तो बोनस शेयर के लिए इशू करने के लिए जो भी पैसा आपको चाहिए होता है वो हम एक अकाउंट से निकालते हैं, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ओके। हर 3 के बदले में एक इक्विटी शेयर, तो टोटल इक्विटी शेयर है हमारे पास 30,000। हर 3 के बदले एक। ठीक है, जिनके बदले उससे डिवाइड कर देंगे और जितने उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें जो जितने नंबर ऑफ शेयर्स नए इशू करने हैं वो है 10,000।
ठीक है? और ये शेयर थे कितने के? 10 रुपए के। तो हम ये भी 10 रुपए के ही इश्यू करने वाले हैं। तो टोटल आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी इस नए इश्यू के लिए। तो सबसे पहले हम जो 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी उसे अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करेंगे। सो सीआरआर अकाउंट डेबिट टू किस अकाउंट में? जो स्पेसिफिकली इस पर्पज़ के लिए आपने ओपन किया है, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। अपनी बुक्स के अंदर आपने ये अकाउंट खोला और उस अकाउंट में 1 लाख रुपए दिखाए, 10,000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से जो आप एज़ ए बोनस अपने शेयर होल्डर्स को दे रहे हो, ठीक। अब इस ये जो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट में आपने पैसा दिखाया है कि आप ये बोनस के रूप में देने वाले हो, ये शेयर्स, अब इसे आप अपनी शेयर कैपिटल के अंदर कन्वर्ट कर लोगे, उसमें शामिल जो आपकी शेयर कैपिटल है। तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, हम इन्हें पैसा नहीं दे रहे, पैसा देते तो टू बैंक करते, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इन्हें अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल में शामिल कर रहे हैं। तो ये हो जाएंगे आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 1 लाख रुपए। ठीक है। अब इसका तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, आपको बैलेंस शीट में क्या करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल आपके 10,000 शेयर बढ़ गए हैं इक्विटी, तो बस आप बैलेंस शीट के अंदर 10,000 रुपए से बढ़ा के दिखा दोगे। पहले 30,000 शेयर थे, अब 10,000 और आ गए। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में आपके 1,10,000 रुपए हमने यहाँ पे ट्रांसफर किए थे। अब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 1 लाख बोनस देने के बाद आपके पास 10,000 रुपए का बैलेंस बच जाएगा। ठीक है, ओके। इसके अलावा और आपका ये जो आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिए सारे के सारे, ठीक है, तो ये आपका बैलेंस शीट में से आउट हो जाएगा कि आप ये आपके प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, शो नहीं होंगे। इसके अलावा जो होगा वो ये होगा कि ये जो 1200 शेयर होल्डर्स को आप ट्रेस नहीं कर पाए थे, टोटल आपके पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे 11,000 को आप रिडीम कर रहे थे, जिसमें से 98 को पैसे दे दिया, तो खत्म हो गए। दूसरे ये 1200 भी खत्म हो गए क्योंकि 1200 को आप एज ए शेयर होल्डर नहीं शो करोगे। इन 1200 को आप आपकी जो लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटी साइड पे अदर करंट लाइबिलिटी, इसके अंदर आप शो करोगे 1200 नंबर ऑफ शेयर्स जो आप रिडीम कर रहे हो मल्टीप्लाइड बाय 14। ठीक है, 10 रुपए फेस वैल्यू, 4 रुपए का प्रीमियम। इस तरीके से आप इन्हें बैलेंस शीट में अदर करंट लाइबिलिटीज में शो करोगे और प्रेफरेंस शेयर्स अब आपके शेयर कैपिटल में से खत्म हो चुके हैं, अब सिर्फ इक्विटी शेयर बच गए हैं। तो ये आपकी ट्रीटमेंट रहेगी बैलेंस शीट के अंदर। और आपकी जो है जो जर्नल एंट्रीज जो होंगी वो इस तरीके से बनेंगी। ये तो हो गया आपका 14th नंबर का इलस्ट्रेशन। अब हम आ जाते हैं 15th नंबर के इलस्ट्रेशन के ऊपर, सॉरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर। ये आपका नीलगिरी टी लिमिटेड, उसकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है। ठीक है, नीलगिरी टी लिमिटेड की, ये उसकी बैलेंस शीट है। और आपको अब ये सारी जो चीजें हैं ये हमें कैलकुलेट करनी है। क्यों, क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन में वो देख लेते हैं और कैसे करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये आपकी बैलेंस शीट है। इक्विटी शेयर आपके पास 4,000 है, 100 रुपए का एक है, तो 4 लाख रुपए की आपके पास इक्विटी शेयर्स की के रूप में जो है कैपिटल है। 3,000 आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 100 रुपए ईच का है, तो 3 लाख आपकी प्रेफरेंस शेयर्स वाली कैपिटल है। सरप्लस अकाउंट में आपके पास 3,80,000 पड़े हुए हैं, ट्रेड पेबल दे रखा है, लैंड बिल्डिंग, ये सारी आपकी एसेट दे रखी है। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखोगे तो हमें जो अगर बोनस शेयर इशू करने हैं या रिडम्पशन करनी है, उसके लिए हमारे पास जो जो भी पैसा अरेंज करना है उसके लिए फिलहाल हमारे पास सरप्लस अकाउंट है और उसमें 3,80,000 रुपए हमारे पास हैं। ठीक है, अब करना क्या है। 15 जून 2012 को इन्होंने क्या डिसाइड करा है कि आपको एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये ऑप्शन देना है कि वो चाहें तो एक 100 रुपए का शेयर 120 रुपए में खरीद सकते हैं, हर 4 शेयर के बदले जो उनके पास है। और ये ऑप्शन सभी ने दे दिया है। अब एक बात मैं आपको नोट करवा दूं, ये बोनस नहीं है, ये बोनस शेयर नहीं है, ये न्यू इशू है। आपने बेसिकली क्या कहा है अपने शेयर होल्डर्स को, आपने उनको ये कहा है कि आपके पास हर 4 के बदले एक नया शेयर आप हमसे खरीद सकते हो, लेकिन 100 रुपए में नहीं, 120 रुपए में, यानी विद प्रीमियम आप हमसे शेयर्स लो, नए इक्विटी शेयर हर 4 के बदले में एक इक्विटी शेयर। तो ये न्यू इशू है। ठीक है, सेकंड आपने क्या किया है, आपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया है
नंबर नहीं दे रखा, मतलब सभी प्रेफरेंस शेयर्स को आपने रिडीम करा है एट ए प्रीमियम ऑफ 5% आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो 5% के प्रीमियम के ऊपर। सो जो हमारा ये प्रेफरेंस शेयर ये 100 रुपए ईच का है, तो 5% प्रीमियम का मतलब है 5 रुपए का प्रीमियम आप पे कर रहे हो उनको, ठीक है। तो यानी जो टोटल है वो 105 रुपए के ऊपर आप रिडीम कर रहे हो। नाउ 25 जुलाई 2012 को आपने अब ये बोनस शेयर इशू करने का डिसाइड करा है, हर 4 के बदले में एक। तो ये जो बोनस शेयर आप इशू कर रहे हो, ये भी हर 4 के बदले एक बोनस शेयर आप इशू कर रहे हो, ठीक है। कैसे? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को यूटिलाइज करते हुए। ओके, सो यहाँ पे हम 3 चीजें कर रहे हैं। पहली चीज, हम नया इशू कर रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को, ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं उनको नया इशू कर रहे हैं। आपने उनको ऑप्शन दिया है कि हर 4 के बदले में एक शेयर आप ले लो, और 100 रुपए का शेयर है लेकिन आप 120 पे लो प्रीमियम पे, ठीक है। दूसरा, हमने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करा है, और तीसरा हमने बोनस शेयर इशू करे हैं। तो तीनों की एंट्री करनी है। सबसे पहले हम नए इशू की तरफ जाते हैं, ठीक है। सो नया इशू आप कर रहे हो 120 रुपए पे, और हर 4 के बदले में एक। फिलहाल हमारे पास इक्विटी शेयर है 4000, हर 4 के बदले में एक, हर 4 के बदले एक, यानी आप 1000 नए इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो। इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी बैलेंस शीट के अंदर ये 1000 इक्विटी शेयर ऐड हो जाएंगे इन 4000 के अंदर, क्योंकि आप नए शेयर इशू कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इशू की जो नॉर्मल एंट्री रहती है वही रहेगी हमारी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 120 रुपए के हिसाब से 1000 शेयर, तो टोटल हो गए आपके 1,20,000 रुपए आपने रिसीव करे हैं, ठीक है। अब हम इन्हें बांटेंगे। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में से फेस वैल्यू जाएगी शेयर्स की, और प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, ठीक है। टोटल 1,20,000 थे, 1,00,000 यहाँ चले जाएंगे। ये 1,00,000 बैलेंस शीट के अंदर आपके जो शेयर कैपिटल है इक्विटी वाली, उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम में प्रीमियम का पैसा जाएगा। अब रिडम्पशन के ऊपर अगर आप प्रीमियम पे करते हो, तो वो प्रीमियम का पैसा अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम के अकाउंट में बैलेंस है, तो वहां से आप निकाल सकते हो। तो प्रीमियम और रिडम्पशन अगर हम यहाँ पे करेंगे, जैसे 5% प्रीमियम के ऊपर हम रिडीम कर रहे हैं ना, तो ये वाला प्रीमियम हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में से ले सकते हैं, अगर हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में इनफ अमाउंट है। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम में इनफ पैसा नहीं है, तो उस केस में हम सरप्लस में से भी कुछ निकाल लेते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे पास आई थिंक इनफ पैसा है, क्योंकि हमें प्रेफरेंस, अब हम सेकंड वाले केस में जाएंगे। प्रेफरेंस शेयर्स को हम 5 रुपए प्रीमियम के साथ रिडीम करने हैं। प्रेफरेंस शेयर हमारे पास 3000 है, ठीक है, और 100 रुपए का एक है। तो हमें 3000 के हिसाब से 5 रुपए का प्रीमियम पे करना है। तो 3000 गुणा में 5, यानी 15,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी प्रीमियम पे करने के लिए, और हमारे पास 20,000 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में है। यानी प्रीमियम का पैसा हमें सरप्लस अकाउंट से निकालने की जरूरत नहीं है, हम उसे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम सबसे पहले यही करते हैं, प्रीमियम का पैसा निकालते हैं। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जब भी आप रिडम्पशन पे, शेयर्स के रिडम्पशन पे प्रीमियम देते हो, तो उसे हम एक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ओके, तो कितना है? 15,000, पूरा का पूरा 15,000 हमने ले लिया, ठीक है। अब हमें पैसा करना है, जो फेस वैल्यू है इन शेयर्स की, उसको अरेंज करना है। अब हमारे पास एक ही अकाउंट है वो फेस वैल्यू अरेंज करने के लिए दिया हुआ है, हमारे पास सरप्लस अकाउंट 3,80,000 रुपये अवेलेबल है। तो हम करेंगे सरप्लस अकाउंट डेबिट टू, हम कौन से अकाउंट में डालते हैं? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। 3,80,000 इस अकाउंट में है, पर हमें चाहिए कितने? 100 रुपए का है, सिर्फ फेस वैल्यू चाहिए ना, तो 100 रुपए का है, 3,000 शेयर है, 3,00,000 रुपए। तो हम इसमें से 3,00,000 रुपए निकाल के अलग से रख लेंगे। अब हमारे पास कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में 3,00,000 रुपए हैं, और सरप्लस अकाउंट में 80,000 रुपए हैं। तो जब आप इन्हें बैलेंस शीट में शो करोगे, तो इस नए वाले बैलेंस के ऊपर शो करोगे, ठीक है। फिलहाल हमारे पास सीआरआर में 3,00,000 रुपए हैं। अब हमें करने हैं रिडीम, ठीक है। तो रिडीम की वही एंट्री बनेगी हमारी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर
कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ओके, सो प्रीमियम था हमारा कितना 15,000, फेस वैल्यू है हमारी इन शेयर्स की 3 लाख जिनको हम रिडीम कर रहे हैं। टोटल हमें जो अपने शेयर होल्डर्स को पे करना है वो है 3,15,000 रुपए। करेक्ट। ओके, अब हम करेंगे रिडीम। रिडीम कैसे होता है? सभी शेयर्स रिडीम कर रहे हो, कोई भी शेयर होल्डर आपका ऐसा नहीं जिसे आप ट्रेस नहीं कर पाए। अगर ट्रेस नहीं कर पा रहे होते तो हम जब वो पेमेंट की एंट्री करते उसमें से उनको हटा देते और फिर हम उसे बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटी में शो करते, लेकिन हम सभी को ट्रेस करने में कामयाब हो गए हैं तो हम सिर्फ रिडीम कर देंगे। तो ये हो जाएगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये जो भी पैसा हमने पे करना है इनको, सारा का सारा पैसा हमने पे कर दिया। अब आ जाते हैं तीसरी चीज के ऊपर। जब हम बोनस शेयर इशू कर रहे हैं तो हर इक्विटी शेयर के बदले में एक शेयर हम उनको बोनस के रूप में दे रहे हैं। वही चीज है, 4,000 टोटल इक्विटी शेयर है, हर 4 के बदले एक आप उनको बोनस के रूप में दे रहे हो, यानी आप उन्हें 1,000 जो है वो बोनस के रूप में 1,000 शेयर बोनस के रूप में दे रहे हो। ठीक है, ओके। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से आप इस चीज को निकाल रहे हैं। कौन से वाले शेयर आप बोनस के रूप में पे कर रहे हो? इक्विटी शेयर, ओके। सो हम इक्विटी शेयर जो है वो बोनस के रूप में पे कर रहे हैं। ठीक है, हर 4 पे एक शेयर। ओके, अब यहाँ पे गौर करने वाली बात, ये ध्यान से देखना। हमारे पास पहले इक्विटी शेयर थे 4,000, ठीक है, और हमने यहाँ पे 15 जून को यहाँ पे हमने नए इक्विटी शेयर इशू करे थे 1,000। याद है ना, 4 पे 1,000, 120 रुपए के हिसाब से आपने नए शेयर इशू करे थे। यानी टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इस वक्त हमारे पास है 5,000। ठीक है, इससे पहले बोनस इशू करने से पहले। फिर 25 जुलाई को आपने बोनस का डिसाइड करा है और वो इशू, तो बोनस भी आप कैसे कर रहे हो, हर 4 पे एक शेयर। ठीक है, तो हर 4 पे एक शेयर का मतलब है यहाँ पे आप जो नंबर ऑफ शेयर जो बोनस के रूप में आप इशू कर रहे हो वो है 1250। ठीक है, 1250 नए शेयर आप बोनस के रूप में दे रहे हो और ये 100 रुपए के हिसाब से आप इनको दे रहे हो। तो क्योंकि 100 रुपए का शेयर था, 100 रुपए के हिसाब से, तो यानी आप उन्हें 1,25,000 रुपए के शेयर्स एज ए बोनस इशू कर रहे हो। ठीक है, बोनस शेयर का पैसा हम निकालते हैं सीआरआर से। तो सीआरआर में हमारे पास पैसा 3 लाख पड़ा हुआ, तो 1,25 से तो ज्यादा ही है। ठीक है, सबसे पहले हम डालेंगे बोनस टू शेयर होल्डर्स में पैसा। तो सीआरआर टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, ये हो जाएगा 1,25,000। इतने के हमें बोनस शेयर इशू करने। अब हमें कुछ अपना पैसा पे तो करना नहीं है, हमें क्या करना है, सिर्फ इसे अपनी शेयर कैपिटल में ऐड कर लेना है। सो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
ये 1,25,000 भी हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर ऐड हो गए। ठीक है। सो रिजर्व एंड सरप्लस, अब बैलेंस शीट पे क्या असर पड़ेगा? आप बैलेंस शीट में जब रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस दिखाओगे, सो सरप्लस का बैलेंस आपको 80,000 दिखेगा कि हमने अभी-अभी यहाँ निकाला था कि हमारे सरप्लस अकाउंट में 80,000 रुपए बचे हैं, है ना? रिजर्व पैसे बचे हैं, 3 लाख थे हमारे पास और हमने 1,25 के बोनस शेयर इश्यू कर दिए, तो बाकी का बैलेंस अब आपके पास 1,75,000 रुपए बचा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में हमारे पास 20,000 रुपए आए थे नए इशू करके, जो हमारा प्रीमियम रिसीव हुआ था, जिसमें से 15,000 हमने रिडम्पशन के टाइम पे शेयर होल्डर्स को लौटा दिए। तो हमारे पास अब सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस बच गया 5,000 रुपए का। ठीक है। और इक्विटी कैपिटल हमारी कितनी है? देखो, इक्विटी कैपिटल स्टार्ट हमने किया था 3 लाख रुपए से, तो 3 लाख रुपए इक्विटी कैपिटल, सॉरी 4 लाख रुपए से, 4 लाख रुपए हमारे पास थे स्टार्टिंग में इक्विटी कैपिटल के। फिर हमने 1,000 नए शेयर इशू करे हैं, तो इक्विटी कैपिटल अकाउंट ये रहा। 1 लाख रुपए ये ऐड हो गए, 5 हो गए। ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा तो सिक्योरिटी वो जाता नहीं, सिर्फ फेस वैल्यू आती है। तो 4 लाख हमारे पास इनिशियली थी, 1 लाख रुपए यहाँ ऐड हो गए। उसके बाद हमने बोनस शेयर इशू कर दिए 1,25 के, तो ये भी हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल में ऐड हो गया। तो ये हो गए 1,25,000 ऐड। तो अब हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम के हो गए 6,25,000। तो बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल में आप 6,25,000 रुपए दिखा दोगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी कुछ नहीं बची, तो ये इसका बैलेंस 0 हो जाएगा। ठीक है। और कैश बैंक में क्या फर्क पड़ेगा? देखो, आपने बैंक से ये पेमेंट करी है 3,15,000 रुपए की। ठीक है। इसके अलावा कोई बैंक से पेमेंट नहीं करी ना, तो ये जो 3,15,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट से वापस गए हैं, और ये बैंक अकाउंट में आपके 1,20,000 आए भी है, ये रहे नया जो आपने इशू करा। तो बैंक पे क्या असर पड़ेगा? 3,85,000 इसका बैलेंस था, 1,20,000 नया इशू करा तो उससे आपको रिसीव हुए, माइनस 3,15,000 आपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडम्पशन पे कर, ये आपका कैश एट बैंक का बैलेंस आएगा। तो इस तरीके से हम करेंगे ये रिडम्पशन वाले, जहाँ बोनस शेयर भी इशू करते हो। 14th एंड 15th प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और थैंक यू सो मच।